आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमिना, यानी कुछ प्राकृतिक घटनाएं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कुछ नेचुरल घटनाएं होती हैं उसके बारे में चैप्टर में पढ़ते हैं हम। इन क्लास 7 यू रीड अबाउट विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। आपने पिछली क्लास 7 में पढ़ा होगा विंड्स, स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में। हवाएं, तूफान, जो साइक्लोन जो होते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। यू लर्न दैट साइक्लोन्स कैन कॉज अ लॉट डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो साइक्लोन्स होते हैं वे बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं ह्यूमन लाइफ्स को और प्रॉपर्टी को, यानी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है, घर मकान होते हैं, कुछ भी होते हैं हमारी प्रॉपर्टी, उनको और हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं। You also learn that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. हम इस जो हमें ये डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना होता है, हम इससे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हम इसमें खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस 2 अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। हम इसमें इस चैप्टर में 2 डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना और पढ़ेंगे, जो हमारे नेचुरल फिनोमिना है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या जो डिजास्टर करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। वे हैं, एक तो लाइटनिंग है, एक है अर्थक्वेक, यानी 2 नेचुरल फिनोमिना है, प्राकृतिक आपदाएं हम कह सकते हैं जिनको। हम इनके बारे में पढ़ेंगे, लाइटनिंग और अर्थक्वेक्स। लाइटनिंग क्या होता है, अर्थक्वेक्स कैसे होता है, कैसे लाइटनिंग आती है, किसको बोलते हैं लाइटनिंग, अर्थक्वेक क्यों होता है, कैसे इससे बचाया जाए, वो सब इसके चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वी शैल ऑल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप वी टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दिस फिनोमिना। हम यह भी पढ़ेंगे, हम यह भी सीखेंगे इसके बारे में कि हम इनसे बचने के लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। हम लाइटनिंग से खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अर्थक्वेक से कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ फर्स्ट हेडिंग है लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होता है? लाइटनिंग होता है, जैसे आपने देखा होगा, जो हमारे बादलों में गरजते हैं, जिसको हम कहते हैं बिजली का कड़कना है, बिजली का तड़कना, उसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। यानी स्पार्कलिंग होती है बादलों में, उसको हम लाइटनिंग कहते हैं। बिजली का कड़कना जो है एक लाइटनिंग होता है। यू माइट हैव सीन स्पार्क ऑन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर बिकम लूज। आपने कभी देखा होगा जो पोल होते हैं बिजली के, यानी खंभे जो होते हैं, उन पे जो वायर अगर लूज रह जाते हैं तो स्पार्क करते हैं, यानी आपस में रगड़ के चिंगारियाँ करते हैं, स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। लूज होने की वजह से उनमें स्पार्क होता है। दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन वैन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकलिंग द वायर्स। ये फिनोमिना बहुत ही कॉमन है। जब हवाएं चलती हैं तो वे क्या करती हैं, उन तारों को हिला देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पार्किंग क्रिएट हो जाती है। यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क व्हेन ए प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट। लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट अ होग स्केल। आपने देखा होगा जो हमारे प्लग होते हैं, यानी जो हम सॉकेट बोर्ड में लगाते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाते हैं किसी भी अप्लाइंसेस के, तो अगर वो लूज़ होता है तो वो भी स्पार्किंग करता है, लूज़ होने में तो वो स्पार्किंग करता है। तो इसी तरीके से एक स्पार्किंग होती है, लाइटनिंग की भी स्पार्किंग होती है जो बादलों में होती है या बिजली कड़कन होती है, बट वो उस स्पार्क से बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होती है, बहुत ज़्यादा हाई स्केल में होती है। सेम वही है फिनोमेना है इसका भी एक तरीके का। इन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क्स। दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द wrath ऑफ गॉड्स वाज विजिटिंग दैम। जो पुराने टाइम में थे लोग, जो पुराने टाइम के पीपल्स थे, वे जो है लाइटनिंग से डरते थे। वे जो लाइटनिंग होती थी उससे डरते थे, यानी जो लाइटनिंग आकाशीय बिजली होती थी उससे डर जाते थे। वे सोचते थे कि जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे गॉड हैं, वे हमको पनिशमेंट दे रहे हैं, हमसे भी नाराज है। इस चीज़ को ये सोचते थे, क्योंकि उनको इसके पीछे का रीज़न नहीं पता था, क्योंकि लाइटनिंग क्यों होती है वे इसका रीज़न नहीं जानते थे। वे बस यही सोचते थे कि गॉड हमको पनिश कर रहे हैं, ये किसी तरह से नाराज है, इसलिए लाइटनिंग हो रही है। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड्स। लेकिन हम जानते हैं, या हम अब बता सकते हैं, ये जो लाइटनिंग होती है वो क्या होती है, एक्यूमुलेशन, यानी चार्ज का इकट्ठा हो जाना बादलों में, या बादलों में चार्ज प्रोड्यूस हो जाना, उसकी वजह से वो लाइटनिंग होती है। ठीक है, लाइटनिंग इस वजह से होती है। वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डेडली स्पार्क्स। हमें जो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, अफ्रेड यानी डरना, हमें लाइटनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, हमें प्रिकॉशन रखनी चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो डेडली स्पार्क प्रोड्यूस होता है, यानी वो जो हाई अमाउंट में करंट प्रोड्यूस होता है, करंट बोल रहा हूँ मैं, स्पार्क बोल सकते हैं हम,
जो स्पार्क प्रोड्यूस है उससे अपने आप को बचाने के लिए हमें प्रिकॉशन रखनी चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए। द स्पार्क दैट द ग्रीक्स न्यूज अबाउट इन एंशियंट ग्रीक knew as early as 600 BC that when ember is a kind of resin was rubbed with for it attract light object such as air। 600 BC यानी बिफोर क्राइस्ट पहले एक बताया गया था कि जो अगर हम किसी भी रोड को अगर हम किसी क्या बोलते हैं इस उसे किसी फर से अगर हम उसको रब करें तो क्या करता है, वो जो कुछ पार्ट होता है उसको अट्रैक्ट करती है। अगर हम किसी कंच के रोड को रब करें किसी सिल्क से तो क्या करती है, पार्ट्स को अट्रैक्ट करती है, जो हल्की चीज़ें होती है उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ को। जैसे हेयर जैसे बालों अगर हम करते हैं तो हमें अट्रैक्ट करते हैं। यू हैव माइट सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लॉथ योर हेयर्स स्टैंड ऑन एंड। आपने देखा होगा जब कोई कुछ वूलन ऊन का कपड़ा पॉलिस्टर क्लॉथ आप पहनते हो तो आपके बॉडी के या सिर के बाल जो होते हैं खड़े हो जाते हैं, अट्रैक्ट सीधे हो जाते हैं एकदम। इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ इन डार्क, अगर आप इन कपड़ों को अंधेरे में उतारोगे या अंधेरे में पहनोगे या इनके साथ कोई मूवमेंट करोगे, यू एवन सी अ स्पार्क एंड हियर ए क्रैकलिंग साउंड इन। ठीक है, क्या होता है अगर आप इन कपड़ों को जो वूलन के कपड़े होते हैं, पॉलिस्टर कपड़े होते हैं, अगर आप उनको अंधेरे में पहनोगे या उतारोगे तो स्पार्कलिंग प्रोड्यूस होती है, एक चमकदार लाइट सी चमकती है हमको, और एक साउंड भी आती है चिट यानी क्रैकिंग की साउंड भी आती है, जैसे कुछ पटक रहा हो हल्का हल्का सा, वो भी साउंड आती है और आपको अंधेरे में ये दिखाई भी देंगे। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड अमेरिकन साइंटिस्ट शो दैट लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर clothes are essentially the same phenomena, however it took 2000 years of this realization to occur। जो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने बताया था कि जो हमारे कपड़े वगैरह होते हैं उससे हम जो हम पहनते हैं उनसे जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है, इस तरह का ही स्पार्क जो होता है वो लाइटनिंग में होता है। सेम फिनोमिना है दोनों का, जो ये होता है लाइटनिंग हमको दिखाई देती है और जब हमारे कपड़ों में भी वो लाइटनिंग हो रही है, उन दोनों का जो फिनोमिना है वो बिल्कुल सेम है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, जो सिल्क के साथ हम किसी कपड़े को या हम अपने बॉडी पहन दिया तो चमकीली क्यों दिखती है, इसमें चमकदार क्यों दिखती है, लाइटनिंग क्यों होती है, हल्की हल्की साउंड क्यों आती है, वो सब इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। आई वॉन्डर व्हाई दे टुक सो मैनी ईयर टू रियलाइज द सिमिलरिटी। ये वो जो है कह रहा है कि इस चीज़ को रियलाइज़ करने में उसको इतना समय क्यों लगा, कि भाई इतने समय बाद उसने रियलाइज़ करके बताया कि सेम फिनोमिना है, क्यों होता है। तो पहले कहते हैं साइंटिस्ट डिस्कवर a result of hard work by many people, it can sometimes take a long। से पहले कह दिया कि इस तरह की डिस्कवरीज के लिए बहुत समय लग जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि कम से कम समय हो जाए, बहुत सालों लग जाते हैं किसी डिस्कवरी को कंप्लीट होने में, उसके बारे में ठीक से जानने के बारे में। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वी शैल आल्सो सी हाउ दे रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। हम अब कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे किस तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और वह कैसे लाइटनिंग जो स्काई में लाइटनिंग होती है उससे रिलेटेड है, जो आकाश में बिजली चमकती है उससे कैसे रिलेटेड है। ठीक है, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस का नेचर जानने के लिए, बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज ए गेम व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर, द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। हम एक्टिविटी करने से पहले हम एक गेम खेलते हैं, आपने एक गेम कभी खेला होगा, जब हम किसी भी प्लास्टिक स्केल को अपने सर पे या अपने हेयर जो हमारे सर के बाल हैं या हाथ के बाल भी हों अगर बड़े हैं तो, अगर हम सूखे बालों पे उसको रगड़ते हैं तो उसमें एक तरह का चार्ज आ जाता है और उससे हम छोटे छोटे पीसेस को उठा सकते हैं। कुछ छोटे छोटे पीस हमने टेबल पर गिरे, अगर हम उसके पास लेके जाएंगे स्केल को तो स्केल पे चिपक जाएंगे। आपने नोटिस किया हो, नहीं किया तब करके देखेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है कि वे जो छोटे छोटे पार्टिकल है स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, स्केल की तरफ खिंचाव हो जाता है उनका, स्केल पे चिपक जाते हैं। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग दिया हमारा चार्जिंग बाय रबिंग, यानी रब करने से चार्जिंग होना। क्या होता है इसमें एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी करते हैं हम। टेक अ यूज बॉल पेन
रिफिल एंड रब इट्स vigorously विद अ पीस ऑफ पॉलीथीन। एक रिफिल लीजिए बॉल पेन का और उसको तेजी से पॉलीथीन के ऊपर रगड़िए, किसी सिल्क कपड़े के ऊपर रगड़िए। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर, और उसको अब जो पेपर के छोटे छोटे पीसेज हैं उसके पास लेके जाइए। टेक केयर नॉट टू टच द रब एंड ऑफ द रिफिल, ध्यान रहे जो सा एरिया आपने उसका रिफिल का रब किया है उसके साथ आपका हाथ टच ना हो। विद योर हैंड विद ए मेटेलिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीसेज और ऑफ ड्राई लीफ हस एंड मस्टर्ड सीड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। क्या करना है आपने, उस जो आपने वो स्केल लिया है या जो बॉल पेन का रिफिल लिया उसको आपने रब किया किसी सिल्क से या पॉलीथीन से, आपने से छोटे छोटे पीस उठा के देखे। तो अब तो हमने पेपर के पीस लिए थे, अब हम क्या है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लेंगे उसके साथ हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और देखेंगे हमें क्या ऑब्जर्व होता है, किसके साथ वो अट्रैक्ट होता है, किसके साथ अट्रैक्ट नहीं होता है और कैसे कैसे हो। वैन ए प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलीथीन, जब हमने उस प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन के साथ रब किया, इट एक्वायर्स ए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कॉम इज रब्ड विद ड्राई एयर, तो क्या हो गया जब हमने उसको पॉलीथीन के साथ रगड़ा उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। जैसे क्या होता है, हमने प्लास्टिक कॉम यानी जो कंघा था हमने उसे सूखे बाल को कॉम किया था या रगड़ा था, उस पर चार्ज आ गया था। ठीक इसी तरीके से इस प्लास्टिक के रिफिल पे भी चार्ज आ गया। जैसे हम कोई कंघा, हम अपने बाल कंघा करते हैं तो हम समटाइम हमारे बाल उस पर चिपकते हैं, तो यही सेम प्रोसेस उस पर भी चार्ज आ जाता है और यहाँ पे रिफिल पे भी इसी तरीके से चार्ज आ गया, ठीक है। इट एक्वायर्स ए स्मॉल चार्ज, दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाती है, इन पे चार्ज आ जाता है, तो इन ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं। किसी प्लास्टिक को या बॉल पेन की प्लास्टिक की बॉडी को या रिफिल को हम रब करते हैं किसी सिल्क से या पॉलीथीन से, तो उस पर एक तरह का चार्ज प्रोड्यूस होता है जो कि उस रिफिल या प्लास्टिक की बॉडी पे आ जाता है। तो उस समय उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं कि चार्ज बॉडी, यानी उसमें चार्ज है, उसको हम चार्ज बॉडी कह सकते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम पॉलीथीन एंड हेयर आल्सो गेट चार्ज। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो कॉम और पॉलीथीन होते हैं वे भी चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर फैमिलियर टू यू। तो चलिए हम कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करने की कोशिश करते हैं जो फैमिलियर है, जिनको हम जानते हैं। देखिए इस एक्टिविटी में दिया है रिफिल को चार्ज किया है पॉलीथीन के साथ, बैलून यानी गुब्बारे को चार्ज किया पॉलीथीन वुलन क्लॉथ ड्राई हेयर के साथ, इरेजर को चार्ज किया है वूल के साथ, स्टील स्पून यानी स्टील की चम्मच को चार्ज किया है पॉलीथीन के वूल के साथ। तो क्या क्या उसके साथ हमें रिजल्ट मिला है हमको यहाँ लिखना है, अट्रैक्ट हुई है या अट्रैक्ट नहीं हुई है, चार्ज हुई है या नहीं चार्ज हुई है, हमको यहाँ पे यस या नो में उसका आंसर देना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम यहाँ टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के क्या क्या टाइप्स होते हैं एंड देयर इंट्रक्शन और उनका क्या क्या इंट्रैक्शन होता है, कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं चार्ज, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल 15.1 फ्रॉम फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। हमने कुछ इस टेबल में से कुछ ऑब्जेक्ट चूज़ किए इस एक्टिविटी के लिए, उसमें हम देखते हैं क्या चूज़ किया है। नंबर 1, इन्फ्लेट टू बैलून्स हैंग दैम इन सच ए वे डेट दे डू नॉट टच ईच अदर। हमने 2 बैलून लिए, उनको फुलाया, हवा भरी उनमें और उनको हमने लटका दिया। और लटका इस तरीके से है कि मैं आपस में टच ना हो, जैसे ये वाली फिगर है इसमें दिखा रखा है। ये 2 बैलून है लेफ्ट साइड वाली में, ये 2 बैलून है और ये लटका दिया हमने थ्रेड से फुला के और इनको टच नहीं किया। रब बोथ द बैलून्स विद द वुलन क्लॉथ एंड रिलीज दैम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो क्या किया हमने इन दोनों बैलून को रब कर दिया किसी वुलन यानी ऊन के कपड़े से, हमने इनको रब कर दिया और हमने इनको लटका दिया। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या ऑब्जर्व किया, क्या होगा। नाउ लेट अस, आपको बताना है क्या होगा, इतना हमने कर दिया तो क्या ऑब्जर्व किया वो आगे पढ़ेंगे, इसमें बताया गया। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद यूज्ड पेन फिल रिफिल्स। हमने क्या यही एक्टिविटी एक यूज्ड पेन के जो रिफिल है हमारा रिफिल्स के साथ हमने की है, यही एक्टिविटी सेम किया। हमने क्या किया इस एक्टिविटी में, रब 1 रिफिल विद पॉलीथीन, एक हमने रिफिल को पॉलीथीन से रब किया। प्लेस इट केयरफुली इन द ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज ए स्टैंड। हमने क्या करा ग्लास में इसको रख दिया हमने इस रिफिल को रब करके चार्ज करके ग्लास में रख दिया, ठीक है। तो इसमें क्या बताया इसने, रब द अदर रिफिल आल्सो विद द पॉलीथीन। जो दूसरा रिफिल लिया हमने उसको हमने रब करके इस गिलास के अंदर रख दिया। देखिए ऑलरेडी एक रिफिल रखा हुआ है, हमने दूसरा भी रब करके इस गिलास के अंदर रख दिया, दोनों रिफिल हमने इसके रख लिया। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, जो चार्ज रिफिल था जो हमने पहले रखा था हमने उसके पास ले गए उसकी। बी केयरफुली डू नॉट टच द चार्ज एंड विद योर हैंड्स। ध्यान रहे जो हमने चार्ज किया रिफिल उसको हाथ से टच नहीं करना, उस एरिया को जो हमने चार्ज किया है। हम एक साइड से पकड़ के रखेंगे, दूसरी साइड से हम उसको टच नहीं करना जहाँ से हमने उसको चार्ज किया है। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल
इन द टम्बलर, यानी जो उसमें ग्लास में जो रिफिल रखा है क्या उस पर कोई इफेक्ट हुआ है? डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर, क्या वे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे की तरफ चिपकेंगे, एक दूसरे की तरफ को आएंगे, और रिपेल, या एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्या होगा, क्या होगा आपको ये बताना है। ये दोनों रिपेल एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या इस तरह इसमें बैलून ही दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो आप साफ साफ एक्टिविटी में देख पा रहे हो कि ये देखो दोनों बैलून एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों पे एक ही तरह का चार्ज है, इसलिए एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, सेम चार्ज। ठीक, यही प्रोसेस हमारा रिफिल में हुआ है। सेम तरह का चार्ज होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा भी है ये, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, जो एक जैसे चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं। अब क्या हुआ इसमें, बी एक्टिविटी हमने क्या किया, रब ए रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन ए ग्लास टम्बलर, हमने एक रिफिल को रब करा, ग्लास में रखा, एज बिफोर, जैसे हमने पहले भी किया था। ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बैलून नियर टू द रिफिल एंड ऑब्जर्व, हमने क्या किया, अब हमें इसके पास में एक बैलून को लेकर जो कि चार्ज था, तो क्या हुआ, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अब दोनों पे अलग अलग तरह का चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, दोनों एक तरफ दूसरे के साथ चिपकने की कोशिश करेंगे, रिफिल भी और बैलून भी। तो इस पर क्या पता चलता है कि जो अनलाइक यानी जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक यानी जो सेम चार्ज होते हैं जैसे में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, सेम चार्ज होंगे तो रिपेल होगा, डिफरेंट चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो लेट अस समराइज द ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्वेशन में क्या क्या करें हम उसको समराइज करते हैं। अ चार्ज बैलून रिपल चार्ज बैलून, ये हमने पढ़ा है, जो बैलून चार्ज था वो दूसरे चार्ज बैलून को रिफिल कर रहा था। अ चार्ज रिफिल रिपल ए चार्ज रिफिल, जो रिफिल चार्ज था वो दूसरे रिफिल चार्ज रिफिल को रिपल कर रहा था। बट अ चार्ज बैलून अट्रैक्ट ए चार्ज रिफिल, बट जो चार्ज बैलून था वो चार्ज रिफिल को अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि डिफरेंट चार्ज होने से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बैलून इज ऑफ ए डिफरेंट काइंड फॉर्म, यह एक तरह से इंडिकेट करता है कि जो बैलून पे चार्ज है वो डिफरेंट चार्ज है, और जो रिफिल पे चार्ज है वो डिफरेंट चार्ज है। वी कैन से देन डेट देर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो दो तरह का होता है। ठीक है ना, दो तरह के चार्जेस होते हैं, जो सेम चार्ज होंगे वे अट्रैक्ट करेंगे, जो डिफरेंट जो सेम चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे, जो से डिफरेंट चार्ज होंगे वे अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम कह सकते हैं चार्ज टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कैन वी आल्सो से डेट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपल ईच अदर, हाँ इसने वही किया लिखा है, क्या हम कह सकते हैं जो सेम तरह के जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वाइल चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट टू ईच अदर, जबकि जो दूसरे तरह के चार्ज होते हैं वे रिपेल करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कन्वेक्शन टू कोल द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रोड व्हेन इट इज रब्ड विद द सिल्क एज ए पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट एक तरह से करता है जब हम किसी ग्लास को रब करते हैं सिल्क के साथ तो उस पर क्या तरह का है, उस पर एक पॉजिटिव तरह का पॉजिटिव टाइप का चार्ज आता है। ठीक है, द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव, और जो दूसरे तरह का चार्ज होता है उसको हम नेगेटिव कह सकते हैं, यानी दो टाइप के चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज एक हो गया नेगेटिव चार्ज। जब हम किसी चीज़ को रब करेंगे तो उस पर क्या आएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो दूसरी बॉडी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन ए चार्ज ग्लास रोड इज बॉट नियर ए चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विद द पॉलीथीन देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू। क्या कहा इसने इसमें, इसने कहा है कि जब हमने एक ग्लास रोड को चार्ज हुई थी वो पहले ही, उसको हम लेके आए पास में किसके, स्ट्रॉ रब्ड विथ पॉलीथीन, एक रोड थी ग्लास की, एक स्ट्रॉ थी यानी जिस स्ट्रॉ बोलते हैं हम वो थी, जो रोड थी वो पहले चार्ज थी और स्ट्रॉ थी उसको भी हमने चार्ज किया था पॉलीथीन से रगड़ कर। तो जब हम दोनों को पास लाए वे दोनों अट्रैक्ट हुई। तो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, या व्हाट वुड यू काइंड ऑफ चार्ज, आपको क्या लगता है कि जो प्लास्टिक है ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ योर गैस डेट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी द नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट। सही बात है, इसने कहा है कि जो दो हमने एक रोड थी हमारी, एक हमने स्ट्रॉ ली, तो जब दोनों चार्ज थी में जो स्ट्रॉ था हमने उसको पॉलीथीन से चार्ज किया था, जो हमारी रोड थी वो भी चार्ज थी, तो जब हम दोनों को पास में लगाए दोनों अट्रैक्ट हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि उन दोनों पे अगर हमारा रोड पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली हमारी स्ट्रॉ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो हम अट्रैक्ट हुए, दोनों पे डिफरेंट चार्ज होने की वजह से तो हम अट्रैक्ट हुए।
तो ये यही बताना चाह रहा है कि उन दोनों पे जो हमारी रोड थी उस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो हमारी स्ट्रो थी उस पर नेगेटिव चार्ज हुआ है इस वजह से वो अट्रैक्ट हुई है। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होता है रबिंग के साथ, रब करने के साथ, वो स्टैटिक होता है। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, यानी वो अपने आप मूव नहीं कर सकते। स्टैटिक का मतलब स्थिर होता है। जो हमने रब करके उस पर जो चार्ज आया वो मूव नहीं करेगा, वो वहीं रहेगा, वहाँ से कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, वैन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। हम जानते हैं अगर चार्ज जो होता है अगर वो मूव करेगा यानी फ्लो करेगा तो उसको हम एज ए इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। वो इलेक्ट्रिक करंट होता है अगर चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं। ध्यान रहे, यहाँ पे चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं। जो हम रब करके चार्ज आता है उसको हम स्टैटिक चार्ज बोलते हैं, जो मूव नहीं करता। ठीक है, अगर मूव करता तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट है। कोई चार्ज अगर मूव करते हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट इन करंट सीन्स क्लास 6। आपने क्लास 6 में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा होगा। द करंट इन ए सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो। जो करंट होता है सर्किट में बल्ब को ग्लो कर देता है, आपने पढ़ा है। ऑन द करंट डैट मेक अ वायर इज हॉट। और वो करंट किसी वायर को हॉट भी कर देता है अगर हम उसको किसी हीटिंग एलिमेंट के अंदर से पास कराएंगे। इज़ नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे उस चार्ज का मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है जब चार्ज मूव करता है, यहाँ पे चार्ज मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी एक्टिविटी दी गई हमारे को ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफ़र होना। ठीक है, उसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ पहले। टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल। एक हमने खाली जैम की बॉटल ली है। टेक ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर देन इट साइज। द माउथ ऑफ द बॉटल पेरिस अ होल इन इट। हमने क्या किया, खाली जार लिया है, एक कार्डबोर्ड लिया है जो इसके माउथ से बड़ा है। ठीक है, ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर। हमने इसको ऊपर से इसमें ओपन कर दिया। कट 2 स्ट्रिप एंड एल्युमिनियम फॉइल। हमने 2 स्ट्रिप लिया एल्युमिनियम फॉइल की जो कि 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की है। हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप एज शोन इन द इंसर्ट। एज शोन इन इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड lid so that it is perpendicular to it. Charge a refill and touch with the end of the paper clip. Observe what happens. Is there any effect on the foil strip? Do they repel each other to attract each other? Now touch the other charge body with the end of paper clip. Do foil strip behave in the same way in all cases? Can this apparatus be used to detect whether a body is charged or not? कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉइल स्ट्रिप रिपल ईच अदर। तो इस एक्टिविटी में ये कहा गया है, ये बताया गया है कि इस पूरी एक्टिविटी में हमने एक एक्टिविटी करी है। एक ये जार लिया है, ठीक है, हमने इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया। ये ब्राउन कलर का कार्डबोर्ड है, इसके अंदर एक होल किया और हमने इसके अंदर से मेटल का तार लिया, ये दिखाई दिया है। उसमें हमने 2 एल्युमिनियम की स्ट्रिप लगा दी। दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, अटैच नहीं है, लेकिन एक ही तार पे हैंगिंग है। ठीक है, तो इसमें लगाने के बाद इसमें क्या किया है, ऑब्जर्व व्हाट हैपन, क्या होगा। इफ़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप डू दे रिपल इच अदर। अगर हम इसके ऊपर हमने क्या किया, एक हमने ये केबी वो लिया है रिफिल, हमने रिफिल को चार्ज किया और इस तार के ऊपर अटैच कर दिया, इस तार के साथ टच कर दिया। देखिए यहाँ पे इसको टच कर दिया है, इसको हमने चार्ज किया और यहाँ पे टच कर दिया। तो टच करने के बाद क्या हुआ है कि जो चार्ज इसके रिफिल में हुआ था, जो चार्ज रिफिल पे आया था, वो इसके अंदर होते हुए इसमें आ गया। ठीक है, इस पे आ गया, इन दोनों स्ट्रिप आ गया। तो अब क्या होगा, इसने पूछा है कि इज देयर एन इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप, यानी जो तो फॉइल की स्ट्रिप है तो इसके अंदर दो, क्या उन पे कोई इफेक्ट होगा। डू दे रिपल ईच अदर और अट्रैक्ट, क्या वे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, एक दूसरे की तरफ आएंगी या एक दूसरे को रिपल करेंगी, आपको ये बताना है। ठीक है, नाउ टच अदर चार्ज बॉडी विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। ठीक है, जब हमने फिर इसको हमने क्या करा, इसको हटा दिया, यहाँ पर हमने दूसरी बॉडी के साथ किसी दूसरी बॉडी से हमने इस वायर को टच कर दिया। तब क्या फिनोमिना होगा, डू फॉइल स्ट्रिप बिहेव इन द सेम वे इन ऑल केसेस, क्या जो स्ट्रिप पहले बिहेव कर रही थी अब भी वैसे ही बिहेव करेंगी। कैन दिस अपरेटस बी यूज टू डिटेक्ट वेदर ए बॉडी इज चार्ज और नॉट, क्या ये यूज़ किया जा सकता है कि किसी बॉडी को चेक करने के लिए वो चार्ज है या नहीं चार्ज है। तो इसमें क्या किया कि हम इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ, द एल्युमिनियम फॉइल स्ट्रिप रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल। जब हमने इसके ऊपर चार्ज रिफिल लगाया था तो दोनों एल्युमिनियम के फॉइल में सेम चार्ज आया, रिफिल की वजह से जो रिफिल में चार्ज था वो ट्रांसफर होकर दोनों फॉइल में आ गया। थ्रू द पेपर क्लिप रिमेंबर डैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर, क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए रिफिल से वो इसमें ट्रांसफ़र हो गया।
of the electricity. The strip carries similar charge repel each other. जो चार्ज आया वो दोनों स्ट्रिप में आया, दोनों स्ट्रीम में सेम चार्ज होने की वजह से क्या हुआ, दोनों ने क्या किया, रिपल किया, एक दूसरे से रिपल किया, ठीक है. दे बिकम वाइड ओपन, वे चौड़ी हो गई, यानी बिकम एक दूसरे से दूर होगी में, दे बिकम वाइड ओपन, वे खुल गई नीचे से एक दूसरे से दूर होगी में, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज था, सेम चार्ज होने की वजह से रिपल होगी, ठीक है. सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट. इस तरह की डिवाइस को हम यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कि वहाँ पे उसमें चार्ज है या नहीं है. दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप. ऐसी डिवाइस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है. तो सिंपल सी बात है, इसमें एक बार बता देता हूँ मैं. हमने रिफिल को चार्ज किया, चार्ज करने के बाद हमने इस वायर पर टच किया, तो चार्ज होने के बाद जो रिफिल में चार्ज था वो इस वायर के थ्रू, इस मेटल वायर के थ्रू ट्रांसफ़र हो गया दोनों स्ट्रिप में. अब दोनों स्ट्रिप हमने इस तरह से हैंगिंग कर रखी है, लटका रखी हैं कि जब इसमें चार्ज आया दोनों में सेम चार्ज होने की वजह से दोनों ने एक दूसरे को रिपल कर दिया. हमने पढ़ा था अभी सेम चार्ज रिपल करते हैं, तो दोनों ने इसको रिपल कर देंगे, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर होगी दोनों सेम चार्ज होने की वजह से, ठीक है. थस वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए चार्ज बॉडी टू अनदर थ्रू ए मेटल कंडक्टर. तो हमने यहाँ पे ये भी फाइंड किया है जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी बॉडी में थ्रू एन मेटेलिक कंडक्टर, या किसी मेटल कंडक्टर के थ्रू हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. टच द एंड ऑफ पेपर, कीप जेंटली विद हैंड एंड यू विल फाइंड ए चार्ज इन द फॉइल स्ट्रिप. दे बिकम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट. अब हमने क्या किया है, हमने उसको अपने हैंड से टच कर दिया. जो वायर लगा हुआ था ऊपर, ये हमने यहाँ रिफिल की जगह हमने उसको अपने हैंड से टच कर दिया, तो क्या हुआ, दे बिकम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट. तो मैं क्या हुआ, जो स्ट्रिप लटकी हुई थी मैं वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गई जैसे पहले थी. रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉइल स्ट्रिप कोलैप्स एज सून एज यू टच द पेपर क्लिप विद द हैंड. क्या होगा, जब आप उसको टच करेंगे, पेपर क्लिप को अपने हैंड से टच करेंगे, तो क्या होगा, मैं दोनों एक वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे, दोनों एक दूसरे टच हो जाएंगी में, ठीक है. दोनों एक दूसरे से टच हो जाएंगे, वापस सेम पोजीशन में आ जाएंगी. क्या हुआ, व्हाई डज इट हैपन, यह क्यों हुआ, व्हाई डज इट हैपन. द रीज़न इज डैट द फॉइल स्ट्रिप लॉस चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी. क्या हुआ, जो हमने रिफिल से चार्ज हमने ट्रांसफ़र किया था उसमें मेटल की स्ट्रिप में दोनों पत्तियों में जो हमने लटकाई हुई थी, रिफिल से चार्ज उसमें आ गया, उनमें चार्ज आ गया, चार्ज होने से दोनों रिपल रही, दोनों एक दूसरे से रिपल है. तो जब हमने इसको टच किया तो चार्ज उसे पिन से होके, उसके स्ट्रिप से होके वो वापस हमारी बॉडी के थ्रू कहाँ गया, वो अर्थ में चला गया. से डैट द फॉइल स्ट्रिप आर डिस्चार्ज. उससे क्या होगी, जो फॉइल की में स्ट्रिप थी, जो दो हमने स्ट्रिप लटकाई थी, डिस्चार्ज होगी, यानी जब उनको टच किया उनमें जो चार्ज था वो हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला गया, वो ग्राउंड हो गया एक तरीके से, उसमें कोई चार्ज नहीं रहा. चार्ज होने के बाद, चार्ज ना होने की वजह से मैं वापस सेम पोजीशन में आ गई. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग. यानी ये प्रोसेस जो है किसी चार्ज बॉडी के अंदर से चार्ज को ट्रांसफ़र होना अर्थ में, उसको अर्थिंग कहा जाता है. समझा, मतलब कि मैं दोबारा बताता हूँ आपको, जो चार्ज बॉडी है उसका चार्ज अर्थ में ट्रांसफ़र होना, उसको हम कहते हैं अर्थिंग. तो यहाँ पे हमने यही किया है, जैसे हमने यहाँ पे रिफिल की जगह अपने हैंड से इसको टच किया, तो जो इसमें जो चार्ज था वो हमारे हैंड में से होकर वो एक तरीके से अर्थ में ट्रांसफ़र हो गया, वो धरती में चला गया. और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम अर्थिंग, कि वो अर्थ हो गया, ठीक है ना, अर्थ हो गया, वो चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया. अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो अर्थिंग होती है वो हमें प्रोवाइड की जाती है, दी जाती है बिल्डिंग्स में, जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, घर होते हैं, उनमें अर्थिंग दी जाती है. किस लिए जाती है, टू प्रोटेक्ट शॉक्स, जो शॉक लगते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक जो होते हैं उससे प्रोटेक्ट की जाती है, शॉक ना लगे उससे प्रोटेक्ट की जाती है. जो कि शॉक किसी वजह से होता है, लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, फॉल्ट हो जाता है, वो हमें शॉक ना लगे, उसके लिए अर्थिंग दी जाती है, ठीक है. तो हम पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, यानी लाइटनिंग की स्टोरी क्या है, कैसे लाइटनिंग होती है, क्यों होती है, ठीक है. अब ये पॉसिबल है हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि लाइटनिंग को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं. इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग. अब हम जैसे हमने चार्ज को रब करके प्रोड्यूस किया था, उसके बिहाफ पे हम इसको समझ सकते हैं, हमें एक्सप्लेन हो जाएगा
करना कि हम कैसे होती है लाइटनिंग, क्या होती है। चलो हम पहले आपको पिक्चर दिखाता हूँ, फिगर। ये देखिए यहाँ पे क्लाउड्स हैं, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जब पॉजिटिव बनाई है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और जो नेगेटिव बनाई है नेगेटिव चार्ज। और हमारी ये अर्थ है, जो हमारे जितने भी पेड़ पौधे मैटर नहीं, ये भी एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो आपको समझ में आ जाए, जो हमारे अर्थ है पॉजिटिव पार्टिकल है, और हमारे क्लाउड से नेगेटिव भी है और यहाँ पे पॉजिटिव भी है। तो आप कहोगे कि ये वाला पॉजिटिव क्यों है, ये वाला नेगेटिव क्यों है, तो सब हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन सा क्यों पॉजिटिव दिखाया गया है, क्यों नेगेटिव दिखाया गया है, और ये कैसे लाइटनिंग हो रही है। जो लाइट दिखाई दे रही है, लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये लाइटनिंग हो रही है, बिजली का कड़कना या बिजली का तड़कना, जिसको हम बोलते हैं लाइटनिंग होना, थंडरस्टॉर्म भी कह सकते हैं, ये लाइटनिंग हो रही है। एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज लीडिंग लाइटनिंग, चार्ज का इकट्ठा होना ही, ये चार्ज के इकट्ठे होने की वजह से, एक्यूमुलेशन होने की वजह से तो क्या होता है, वहाँ पे लाइटनिंग होती है, ठीक है। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं। You learn in class 7 that during the development of thunderstorm, the air current moves upward while the water droplets move towards downwards। क्या होता है जब थंडरस्टॉर्म होती है, थंडरस्टॉर्म का डेवलप होता है, तो क्या करता है कि ऊपर से वाटर की ड्रॉपलेट्स तो नीचे आती हैं, और एक तरीके से जो एयर का करंट होता है, जो एयर होती है, एयर वो ऊपर की तरफ मूव करती है और बारिश नीचे आती है। ऐसा होता है जब थंडरस्टॉर्म होती है, ठीक है, ठीक है। दीज विग्रेस मूवमेंट कोज सेपरेशन ऑफ चार्ज, इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन हो जाता है बाय अ प्रोसेस, ठीक है। नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड, द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड्स। अभी ठीक तरीके से अंडरस्टूड तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस का जो चार्ज होता है, वो कलेक्ट हो जाता है नियर द अपर एज ऑफ क्लाउड्स, यानी जो बादल की ऊपर वाली एज, जो ऊपर वाला कॉर्नर होता है, वहाँ पे क्या होता है, चार्ज का पॉजिटिव वाला पार्ट्स सब में कलेक्ट हो जाता है ऊपर वाली लेयर पे बादल की, ठीक है। क्लाउड्स की ऊपर वाली लेयर पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। देयर इज ए एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड आल्सो, छूट एक पॉइंट यहाँ पे, सॉरी। द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन नियर द लोअर एज, ठीक है। प्लस चार्ज तो ऊपरली साइड हो गया बादल के, और जो नेगेटिव चार्ज है वो बादल के नीचे वाली लेयर पे कलेक्ट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है वो, ठीक है, ठीक है। देयर इज ए एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड आल्सो, यानी जो हमारा ग्राउंड है, धरती है, यहाँ पे भी एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है हमारा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमने बताया कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हमारा बादलों में यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, और हमारे ग्राउंड में, धरती पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ऑल्सो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेशन चार्ज बिकम वेरी लार्ज, जब ये चार्ज का इकट्ठा होना है, जब चार्ज बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाता है, जब ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, तो जब द एयर विच इज नॉर्मली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो हवा है, हम जानते हैं एक तरीके से पुअर कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इज नो लॉन्गर एबल टू द रेजिस्ट देयर फ्लो, वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती इनका फ्लो रोकने के लिए। जो एयर है इनके बीच में ज़्यादा समय तक रुक नहीं पाती, इनको एक दूसरे सेपरेट रखने के लिए, एक दूसरे को सेपरेट रखने के लिए, दोनों चार्जेस को सेपरेट रखने के लिए ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट, तो ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है आपस में मीट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, क्योंकि अब जो हवा ने उनको रोका हुआ था, अलग करके रखा हुआ था, वो हवा ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाई, तो उसके बाद ये होता है दोनों चार्ज आपस में मिल जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाते हैं। प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड, जब उनमें प्लस माइनस चार्ज आपस में मिलते हैं, तो उनके मिलने से क्या होता है, ब्राइट लाइट यानी बहुत चमकीली लाइट चमकती है, दिखती है, एंड साउंड, और साउंड भी प्रोड्यूस होती है। वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग, फिगर में दिखाई गई लाइटनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहलाती है। समझा कैसे लाइटनिंग हो रही है, कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। में चार्ज जब एक लिमिट से ज़्यादा में चार्ज हो जाते हैं, और उनको एयर ठीक तरीके से इनको सेपरेट नहीं कर पाती, अलग अलग नहीं रख पाती, तो यहाँ पर मिल जाते हैं प्लस माइनस चार्ज, और प्लस माइनस चार्ज आपस में मिलते हैं तो ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है और स्पार्किंग भी होती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स और बिटवीन टू क्लाउड्स एंड द अर्थ, तो जब ये आपस में मिलते हैं प्लस माइनस चार्ज, तो क्या होता है कि चार्ज जो है प्रोसेस में क्या होता है, चार्ज डिस्चार्ज होने लगते हैं, यानी आपस में मिलकर नष्ट होते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये फिनोमिना दो तरीके से हो सकता है कि दोनों बादल के बीच में हो रहा हो, इन वाले बादल के बीच में हो रहा दोनों फिनोमिना, या फिर माइनस साइन यहाँ पे और प्लस चार्ज हमारा यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे यही लिखा है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर, हो सकती है बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ, यानी दो या दो से क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है ये प्रोसेस, और क्लाउड और अर्थ के बीच में भी ये प्रोसेस हो सकती है।
टुडे वी नीड टू गेट फ्राइटनिंग बाय लाइटनिंग लाइक आवर ancestor did know. We and now we understand the basic phenomena. Scientists are trying hard to improve this understanding. क्या कि जो हमारे एंसेस्टर थे वे नहीं जानते थे इस चीज़ के बारे में, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी वजह से हम इस चीज़ को अच्छे से जान पाए हैं कि कैसे कैसे होता है। उन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर दिया। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुल डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जबकि जो लाइटनिंग होती है जब वो स्ट्राइक करती है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है लाइफ को भी और प्रॉपर्टी को भी बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। इसलिए अपने आप को सेफ रखने के लिए प्रोटेक्टिव मेजरमेंट लेना, रखना या करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लाइटनिंग बहुत ही डेंजरस होती है। जब भी कहीं पे कहते हैं फॉल होना, लाइटनिंग फॉल होगी, लाइटनिंग गिर जाती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजास्टर करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ह्यूमंस को भी और वहाँ की जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी नुकसान करती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे लाइटनिंग सेफ्टी। जो लाइटनिंग होती है उससे कैसे सेफ्टी ली जा सकती है, उससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, कैसे हम खुद को से अपना बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे लाइटनिंग सेफ्टी के बारे में। तो लाइटनिंग सेफ्टी में ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। जब लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म होती है, उस समय कोई भी ओपन प्लेस हमारे लिए सेफ नहीं है, कोई भी खुला एरिया, खुली जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, ध्यान रहे। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू सेफर प्लेस। जब थंडर होती है तो हमें सेफ प्लेस पे जाना चाहिए, हमको एक तरह से अलर्ट कर रही होती है। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम्स बिफोर कमिंग आउट द सेफ प्लेस। जैसे कि आपने कोई थंडरिंग की आवाज़ सुनी है या गरजने की आवाज़ सुनी है तो उसके कम से कम कुछ मिनट बाद आपको वहाँ से बाहर निकलना चाहिए, सेफ प्लेस से निकलना चाहिए कुछ मिनट के बाद। ये नहीं कि आपने तुरंत आवाज़ सुनी आप तुरंत बाहर निकल लो, क्योंकि समय लगता है आवाज़ के साथ में और उसके उसमें होने में। तो आवाज़ सुनने के बाद कुछ समय बाद आपको वहाँ से अपनी जगह चेंज करनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वहाँ से आपको निकलना चाहिए अपनी सेफ जगह पे जाने के लिए। फाइंडिंग ए सेफ प्लेस, आपको एक सेफ प्लेस कैसे ढूंढनी चाहिए। अ हाउस और ए बिल्डिंग इज ए सेफ प्लेस। कोई घर हो या बिल्डिंग हो वो आपके लिए बहुत सेफ जगह है, आप उसमें रुक सकते हैं, वहाँ पे ठहर सकते हैं अगर लाइटनिंग हो रही है, ठीक है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय ए कार और बस, अगर आप कार या बस से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यू आर सेफ इनसाइड विद विंडो एंड डोर ऑफ व्हीकल शट। आप कार और बस के अंदर भी सेफ हैं, बट ध्यान रहे आपकी विंडोज़ और डोर्स हैं वे बंद रहें, ठीक है, तो आप सेफ हैं उस समय भी। डू एंड डज नॉट ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म। आपको थंडरस्टॉर्म के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आउटसाइड के बारे में दिया गया है। ओपन व्हीकल्स, जो खुले व्हीकल्स होते हैं लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार आर नॉट सेफ। जो ओपन व्हीकल्स होते हैं वे सेफ़ नहीं है, जैसे बाइक हुई, ट्रैक्टर हुए, मशीनरी हुई या ओपन कार हुई, में सेफ़ नहीं है लाइटनिंग के दौरान। ओपन फील्ड, खुले मैदान, टॉल ट्रीज, शेल्टर इन पार्क्स, एविलेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक। खुला मैदान यानी खुला फील्ड है वो भी हमारे लिए सेफ़ नहीं है, बड़े बड़े पेड़ हैं वे भी हमारे लिए सेफ़ नहीं है, जो शेल्टर्स होते हैं पार्क में छोटे मोटे में भी हमारे लिए सेफ़ नहीं है। तो ध्यान रहे इस तरह चीज़ें हमारे लिए सेफ़ नहीं है। कहाँ पे, कब, लाइटनिंग के दौरान, जब लाइटनिंग हो रही है हमारे लिए सेफ़ नहीं है। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। आप सोचते हैं कि हम अम्ब्रेला लेके अपने आप को सेव कर सकते हैं, अम्ब्रेला के साथ भी आप सेफ नहीं है। अगर थंडरस्टॉर्म हो रही है या लाइटनिंग हो रही है आप अम्ब्रेला के साथ भी सेफ नहीं है। इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज। अगर आप फॉरेस्ट में है या आपके पास कहीं भी छोटे ट्रीज हैं आप उसके अंदर शेल्टर ले सकते हैं। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन ओपन फील्ड। अगर आप कोई शेल्टर अवेलेबल नहीं है आपके पास, आसपास कोई शेल्टर नहीं है, आप ओपन फील्ड में हैं, स्टे अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज। आपको सभी ट्रीज से दूर रहना है। स्टे अवे फ्रॉम और पोल्स, जो पोल्स हैं बिजली के किसी भी तरह का पोल्स है आपको उससे भी दूर रहना है। और अदर मेटल ऑब्जेक्ट, और कोई मेटल ऑब्जेक्ट है आपको उससे भी दूर रहना है। डो नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। आपको ग्राउंड पे भी नहीं लेटना है, ग्राउंड पे लेटने से बचना है। इंस्टेड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड, प्लेस योर हैंड ऑन योर नी विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स। आपको क्या करना है, इस जगह पे, जगह खुले मैदान में है वहाँ पे पेड़ से दूर रहना है, पोल्स वगैरह से दूर रहना है, मेटल के ऑब्जेक्ट से आपको दूर रहना है, उन सब से दूर रहना ही रहना है आपको। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अपने बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको इस पोजीशन में बैठना है, ऐसे स्क्वाट पोजीशन में बैठ के अपने दोनों घुटनों पे हाथ रखते हैं, उस पर सर रख लेना है। अगर आप खुले मैदान में हो, आपको ये एक्टिविटी करनी है, आपको इस तरह परफॉर्म करना है। दिस पोजीशन विल मेक यू स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्टक। इससे क्या होगा कि आप एक तरीके से स्मॉल हो जाएंगे, मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएंगे,
अपने आप को एक से कम एरिया में रख लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग के लिए आप बहुत छोटा टारगेट हो जाओगे, आप पे लाइटनिंग का बहुत कम इफेक्ट होगा, आप पे शायद उसका इफेक्ट आप पे ना हो, क्योंकि आप एक छोटे से अमाउंट में कलेक्ट होगे। ठीक है, आप अपने आप को इस तरह सेव कर सकते हैं। सेव पोजीशन ड्यूरिंग लाइटनिंग, ये बहुत ही सेफ पोजीशन है लाइटनिंग के दौरान। अब इनसाइड द हाउस कैसे सेव किया जा सकता है? लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोड्स, इलेक्ट्रिक वायर एंड मेटल पाइप्स। डू यू रिमेंबर, जो लाइटनिंग होती है वो टेलीफोन के वायर्स के थ्रू भी हो सकती है घर में आपके, वहाँ से आपको इफेक्ट कर सकती है। जो घर में मेटल पोल होगा, पाइप होगा, उसके थ्रू भी आपको इफेक्ट कर सकती है। लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है लाइटनिंग। ड्यूरिंग एन थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दिस शुड बी अवॉइडेड। जब थंडरस्टॉर्म होती है आपको इन सबसे कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए कि आप कोई टेलीफोन वगैरह यूज़ ना करें, या जो इलेक्ट्रिक पोल है घर में उसके कॉन्टैक्ट में आए। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कोडलेस फ़ोन। हाउ, ये सेफ़ है, आप इसे अपने जो फ़ोन होते हैं, वायरलेस वाले फ़ोन होते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कोड वाले फ़ोन होते हैं जिन्हें वायर वाला होता है उनको आप यूज़ नहीं करना चाहिए। हाउएवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप ए पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फोन थ्रू ए वायर्ड फ़ोन। अब सपोज आपके पास तो है वायरलेस फ़ोन, लेकिन दूसरे वाले के पास वायरलेस फ़ोन नहीं है, तो ये सेफ़ नहीं है, उसमें भी प्रॉब्लम है। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर। आपको जब बारी थंडरस्टॉर्म हो रही है, आपको बाथिंग से भी अवॉइड करना चाहिए, आपको नहाना नहीं चाहिए इस दौरान, क्योंकि आप वाटर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं और वाटर कॉन्टैक्ट में आने की वजह से आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक का इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज लाइक कंप्यूटर, टीवी एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग। जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होते हैं जैसे कंप्यूटर हुआ, टीवी हुआ, इनको अनप्लग कर देना चाहिए। जो प्लग होते हैं पावर सप्लाई के लिए, इनको प्लग से निकाल देना चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, जो बल्ब वगैरह इलेक्ट्रिक लाइट्स में ऑन रह सकते हैं। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, उनसे कोई हार्म नहीं होता है, बट ध्यान रहे आपको ये सब निकाल देने चाहिए। जो हमारे कंप्यूटर्स वगैरह है या टीवी है, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा है, उनमें उनको डिसकनेक्ट कर देना चाहिए, उनको अनप्लग कर देना चाहिए। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइटनिंग कंडक्टर्स। यानी लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं, कैसे इनको यूज़ किया जाता है, कहाँ ये लगाए जाते हैं, किस लिए लगाए जाते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर्स आप पता है कंडक्टर क्या होता है? कोई भी मटेरियल हो सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो अब लाइटनिंग के बारे में हमने पढ़ा ही है, क्या कैसे होती है लाइटनिंग। ठीक है, तो लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर जो है एक तरह की डिवाइस, हम कह सकते हैं एक तरह की डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करती है, बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करती है इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, जो यानी लाइटनिंग का इफेक्ट होता है उससे प्रोटेक्ट करती है लाइटनिंग कंडक्टर। यानी आम सिंपल भाषा में कहें, जो लाइटनिंग होती है, बिजली का जो गिरती है, जो उसका इफेक्ट बिल्डिंग पर ना आए, तो उसके लिए हम लाइटनिंग कंडक्टर्स यूज़ करते हैं, वो हमें बचाव करती है उस चीज़ से। अब कैसे बचाव करती है, इस बार इसके बारे में आगे पढ़ेंगे इसमें। अ मेटेलिक रोड taller than the building is installed in the wall of the building during its construction। क्या होता है कि एक मेटेलिक रोड होती है, जैसे ये रही मेटेलिक रोड दिखाई गई है, ये इंस्टॉल कर दी जाती है बिल्डिंग की दीवार में, जो बिल्डिंग के वाल है इसमें इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, यानी लगवा दी जाती है जब बिल्डिंग बनाई जा रही होती है। इसमें देखिए यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई है, ये लिखा हुआ है लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, ये इंस्टॉल कर दी जाती है जब बिल्डिंग बनाते हैं। वन एंड ऑफ द रोड इज केप्ट आउट इन द एयर एंड द अदर इज ब्यूरिड डीप इन द ग्राउंड। क्या होता है कि जो उसका एंड होता है, जो इस रोड का जो एंड होता है, एक तो ये रहा यहाँ पे जो हवा में खुला है जगह तो, यानी हवा में छोड़ रखा है ऐसे ही। ठीक है, दूसरा एंड क्या है इसका, यहाँ पे ग्राउंड हुआ है, धरती के अंदर आया हुआ है, हमने इसको धरती में अटैच किया हुआ है कॉपर प्लेट के साथ, ऊपर से आया ये दीवार में होते हुए और यहाँ पे ज़मीन में होते हुए आगे यहाँ से आगे अटैच हो गया हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, इसका एक एंड हवा में कर दिया, दूसरा एंड हमने धरती में इसको ऐड कर दिया, अर्थ के साथ जोड़ दिया, उसको हमने ग्राउंड कर दिया। द रोड प्रोवाइड इजी रूट फॉर ट्रांसफर इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। जो रोड है इसने एक तरह से एक आसान सा रास्ता बना दिया इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। जो चार्ज बिल्डिंग पे गिरेगा वो बिल्डिंग पे न गिर के डायरेक्ट इस पे गिरेगा, इस पोल पे गिरेगा, और इस पोल से गिरने के बाद इस पोल में होते हुए इस पोल के थ्रू वो सीधा अर्थ हो जाएगा, यानी ग्राउंड में चला जाएगा। जैसे हमने उस वाले मेटल को अपने हाथ से टच किया था, उसका सारा चार्ज हमारे शरीर में आगे वो बॉडी के थ्रू अर्थ में चला गया था। ठीक इसी प्रकार जो लाइटनिंग होगी, जो चार्ज बिल्डिंग के ऊपर आएगा
वो बिल्डिंग पे ना आगे इस पोल पे आएगा, इस पोल के थ्रू वो सारा अर्थ हो जाएगा, यानी हमारी बिल्डिंग सेफ हो जाएगी, बिल्डिंग में किसी तरह कोई इफेक्ट नहीं आएगा। द मेटल कॉलम यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक वायर एंड वाटर पाइप इन बिल्डिंग आल्सो प्रोटेक्ट अस एंड एक्सटेंड बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। जो ये इलेक्ट्रिकल कॉलम्स वगैरह होते हैं, ये भी इसी तरह की हमें वो अर्थिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। जब बिल्डिंग बनाते हैं उस समय इंस्टॉल कर दिया जाता है, अर्थिंग वायर भी इसके साथ में अटैच कर दिया जाता है, जिससे कि जो हमारा लीकेज करंट हो वो भी इसके थ्रू ग्राउंड हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमारा लाइटनिंग कंडक्टर हमारा इस तरीके से वर्क करता है, इसमें बता दिया गया है और इस फिगर में दिखा रखा है कैसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ पे कॉपर प्लेट है, ठीक है ना। ये जनरली जो बिल्डिंग के टॉप है उस पर ही लगाया जाता है, ये बिल्डिंग के टॉप पे लगाया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज पे डायरेक्ट इस पे अट्रैक्ट हो और ये सारा ग्राउंड हो जाए, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक क्या होते हैं, यानी जो भूकंप आते हैं उसको कैसे उन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वे उसके बारे में पढ़ते हैं। अर्थक्वेक को बोलते हैं भूकंप आना, ठीक है। यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। आपने थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में तो पढ़ा है। इन क्लास 7 यू लर्न अबाउट साइक्लोन्स, आपने क्लास 7 में साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा होगा। दीज नेचुरल फिनोमेना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये जो इस तरह के जो फिनोमेना होते हैं, नेचुरल फिनोमेना होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन करते हैं, यानी नुकसान करते हैं ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टी को, आम इंसानी ज़िंदगी को, और जो हमारी प्रॉपर्टी है, धरोहर है, उसको ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। Fortunately, these phenomena can be predicted to some extent. The weather department can warn about the thunderstorm developing in some area. तो हमारा भाग्य इतना अच्छा है कि जो ये होते हैं हमारे जो थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होती है, इनकी जानकारी हमें पहले ही मिल जाती है। हमारे जो वेदर डिपार्टमेंट होते हैं हमको पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि इस जगह पे इतनी तेज़ बारिश होगी, इस जगह पे लाइटनिंग होने के चांसेस है, ये वहाँ पे ऐसा वातावरण रहेगा, हमें पहले ही बता दिया जाता है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम इसके लिए पहले प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कुछ जगहों पे इफ़ अ थंडरस्टॉर्म अकर देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन अकम्पनिंग इट। अगर कहीं पे थंडरस्टॉर्म हो रही है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे लाइटनिंग भी होगी और साइक्लोन के चांसेस भी हो सकते हैं। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डैमेज कोज बाय दिस फिनोमेना। तो जब हमें पता जाता है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ से बचाव के लिए। हमें पता लग गया कि भाई थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो लाइटनिंग भी होगी, साइक्लोन्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं इस जानकारी मिलने के बाद। ये जानकारी हमें कौन देता है, हमारा वेदर डिपार्टमेंट हमको इस बारे में जानकारी देता है, ठीक है। देयर इज हाउएवर वन नेचुरल फिनोमेना विच वर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली। अब एक फिनोमेना ऐसा है जिसके बारे में हम अब तक ठीक से नहीं बता सकते कि ये कब होगा, कैसे होगा, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। भाई हमें वेदर, जो हमारे वेदर स्टेशन है, जो वेदर डिपार्टमेंट, उन्होंने हमें बता तो दिया कि लाइटनिंग होगी, बिजली कड़केगी, ये बारिश आएगी, ये ज़्यादा साइक्लोन्स हो सकते हैं, ज़्यादा तूफान हो सकता है, उसके बारे में पता लग जाता है। लेकिन एक फिनोमेना अभी भी ऐसा है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता, वो है हमारा अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक होता है, लिखा है इट इज़ एन अर्थक्वेक, वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की हमें कोई जानकारी नहीं होती कि ये कब, कहाँ और किस वक्त और कितने स्केल पे ये आ जाए, ठीक है। हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती, ना ही हमारे साइंटिस्ट जो है इसके बारे में जानकारी हासिल कर पाए हैं कि ये कब हो सकता है, कहाँ होगा, क्यों होगा, इसका हमें कोई कुछ पता नहीं होता। इट कैन कॉज डैमेज ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन हाई स्केल। ये हाग अमाउंट में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हमारी प्रॉपर्टी को, ह्यूमन लाइफ को। अ मेजर अर्थक्वेक अगर इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन यूरी एंड टंगधार टाउन ऑफ नॉर्थ कश्मीर। ये जो 8 अक्टूबर 2005 को यूरी और तंगधार टाउन जो है वहाँ पे आया था अर्थक्वेक, नॉर्थ कश्मीर में, ठीक है। बिफोर देन अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट गुजरात। और इससे पहले 2001 में गुजरात में आया था, ठीक है। भुज, गुजरात में भुज जगह है, वहाँ पे आया था, जो कि वो इससे भी ज़्यादा डेंजरस था, उसने इससे भी ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी। कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं कश्मीर वाले अर्थक्वेक की, दिखाई है, लिखा है अभी कश्मीर अर्थक्वेक, उसके कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। देखिए आप यहाँ पे दिखाई गई है कैसे बिल्डिंग्स आपस में मर्ज हो गई हैं, गिर गई हैं, ठीक है ना। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टी एंड कॉज्ड बाय दीज अर्थक्वेक। कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर्स शोइंग द डैमेज caused by these earthquakes from newspaper and magazines of those days.
प्रिपेयर शॉर्ट रिपोर्ट ऑन सफरिंग ऑफ पीपल ड्यूरिंग एंड आफ्टर अर्थक्वेक। यही बताया गया है कि आप मैगजीन से, पुराने न्यूज़पेपर से अर्थक्वेक के बारे में पढ़िए, उनके पिक्चर्स कलेक्ट करिए, अपने बड़ों से उनके बारे में जानकारी लीजिए, एक ऐसे आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। इस बार एक्टिविटी में यही बताया गया है। अब पढ़ते हैं व्हाट इज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक है क्या? व्हाट हैपन व्हेन इट अकर्स, जब यह आता है, अर्थक्वेक होता है तो ये क्या होता है उस समय। व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट, हम क्या कर सकते हैं इसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए, हम क्या कर सकते हैं, इसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन विच वी शैल डिस्कस बिलो, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भाई जैसे लाइटनिंग होती थी, लाइटनिंग में हमने क्या स्टेप लिया था, हमने अगर हम कहीं घर से बाहर हैं तो हम किसी छोटे पेड़ के पास जाके बैठ जाएंगे, या हम अपने घुटनों के ऊपर हाथ रख के सर हेड डाउन करके बैठ जाएंगे, या अगर हम घर में हैं तो हम मतलब किसी सेफ जगह पर जाएंगे, और अगर हम बाहर भी हैं तो हम किसी व्हीकल में रहेंगे, कार हो, बस हो, उसकी विंडो शट डाउन करके रखेंगे। ये सब प्रिकॉशंस थी। तो इसी तरह अर्थक्वेक के टाइम हम क्या क्या अपने आप को बचाव के लिए क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, और ये कैसे कैसे होता है पढ़ते हैं। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? एन अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग और ट्रिम्बलिंग ऑफ अर्थ विच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। इट इज़ कॉज्ड बाय ए डिस्टर्बेंस इन डीप इनसाइड द अर्थ। क्या होता है कि जो धरती है वो सडनली अचानक से हिलने लगती है, कंपन आने लगती है उसके अंदर। ये बहुत ही कम समय के लिए होती है, ज़्यादा देर तक नहीं चलती है, बहुत ही कम समय के लिए, कुछ मिनट सेकंडों के लिए आता है ये धरती का कंपन होना, कांपना। ये क्या होता है, जो हमारी अर्थ है उसके अंदर इनसाइड में जो डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से होता है। तो पढ़ते हैं कैसे कैसे डिस्टर्बेंस होता है। अर्थक्वेक अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, दे आर नॉट इवन नोटिस। जो अर्थक्वेक है वे अर्थ में हर समय आते रहते हैं, बट वे नोटिस नहीं होते। मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रीक्वेंट, दे कैन कॉज इमेंस डैमेज ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिज, डैम्स एंड पीपल। जो मेजर अर्थक्वेक्स आते हैं, जो हाई रिएक्टर स्केल के आते हैं, वे बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, डैम्स को। देयर कैन बी ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं प्रॉपर्टी को और लाइफ को। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड एंड सुनामीज। जो अर्थक्वेक होते हैं उससे फ्लड्स, बाढ़ भी आती है, लैंडस्लाइड, जमीन का खिसकना भी होता है, और सुनामीज भी आती है समुद्र वगैरह में। अ मेजर सुनामी अकर्ड इन द इंडियन ओशियन ऑन 26 दिसंबर 2004। जो मेजर सुनामी आई थी समुद्र में, वो कहाँ पे आई थी? वो 26 दिसंबर 2004 को आई थी, इंडियन ओशियन में आई थी सुनामी, जो कि अर्थक्वेक की वजह से ही हुई थी। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशियन सफर्ड अहग लॉसेज। जो आसपास के जो एरिया होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा नुकसान उन्होंने उठाना पड़ा था उस समय जब इस टाइम ये सुनामी आई थी। ठीक है ना। अब करते हैं व्हाट कॉजेस एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के क्या कॉजेस हैं, किस कारण अर्थक्वेक होता है, कैसे आता है, क्या इसकी वजह है। तो यहाँ देखिए बूजो ने कुछ बताया। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी डैट द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ ए बुल। उसने बताया कि जो उसकी ग्रैंड मदर है उसने बताया उसको कि जो अर्थ है वो जो एक बुल है, बुल के सींग पे रखी हुई है अर्थ। ऐसी उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बताया कि जो अर्थ है, धरती है, वो एक बुल यानी कोई सांड है, उसके सींग पे रखी हुई है। व्हेन द बुल शिफ्ट इट टू द अदर हॉर्न एन अर्थक्वेक टेक प्लेस। सॉरी, हाउ कुड इट बी ट्रू। तो उसने कहा कि जब वो अपने एक सींग से अर्थ को दूसरे सींग पे पहुंचाता है, उछाल के रखता है किसी तरीके से, उसकी वजह से अर्थक्वेक, उसकी वजह से भूकंप आता है। ऐसा उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बताया। समझ आया? उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बताया कि एक बुल है, बुल के एक सींग पे अर्थ है, तो जब वो एक सींग से दूसरे सींग पे अर्थ को शिफ्ट करता है उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। ऐसा बूजो की ग्रैंड मदर ने बताया। ठीक है, अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक। पुराने समय में जो लोग होते थे, जो पीपल्स होते थे, वे अर्थक्वेक का सही रीज़न नहीं जानते थे। तो वे इस तरह की मान्यता रखते थे कि ऐसा होगा, उसके सींग पे ऐसा है, तो कुछ भी एक मनगढ़ंत कहानी रखते थे जो वे बता दिया करते, क्योंकि उनको सही रीज़न नहीं पता था। देयर आइडियाज़ वर देयर फॉर एक्सप्रेस इन मिथिकल स्टोरीज सच एज टोल्ड बाय द बूजो। इस तरह की स्टोरीज जो है झूठी होती हैं, जो कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बताई हैं। सिमिलरली मिथ्स वर प्रिवेलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह की झूठ मिथ्स जो है आपको फैक्ट आपको अलग अलग जगह पे मिल जाएंगे हमारे यहाँ पे।
व्हाट कुड कॉज ए डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ। तो पहली कहती है, अभी हमने पढ़ा अर्थक्वेक क्यों आता है, अर्थ के अंदर डिस्टर्बेंस होने की वजह से अर्थक्वेक आता है। तो पहली पूछ रही है कि क्या कोजेस होते हैं उन डिस्टर्बेंस के, किस वजह से वो डिस्टर्बेंस होता है अर्थ के अंदर जो अर्थक्वेक आता है। तो पढ़ते हम, नो वी नो डेट द ट्रिमोर्स आर कोज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। जो भूकंप आता है वो क्या होता है कि इनसाइड में होता है, वो अर्थ के इनसाइड में, और वो अर्थ की ऊपर वाली लेयर को भी इफेक्ट करता है, जो अपरमोस्ट लेयर होती है उसको इफेक्ट करता है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इसमें अर्थ की दिखाई गई है, इस वाले पार्ट को जो हम ऊपर वाला पार्ट इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मेंटल। ये होगी हमारी आउटर कोर लेयर और ये होगी हमारी इनर कोर लेयर। ये सेंटर वाली जो येलो वाली से ये इनर कोर लेयर है अर्थ की, अर्थ का इंटरनल पार्ट है। यहाँ पे इनमें डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से वो हमें फील कहाँ होता है, अर्थ की अपर यानी ऊपरली सतह पर हमको फील होता है, जहाँ पे हम लोग लिव करते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नॉट इन वन पीस। जो अर्थ की ऊपर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, वो एक पीस नहीं है। इट इज़ फ्रेगमेंटेड, ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड प्लेट। कई तरह की प्लेट्स में डिवाइडेड है, वो कोई पूरी एक परत नहीं है, हम उसको ये नहीं कह सकते पूरी एक लेयर है, वो कई डिफरेंट टाइप की प्लेट से मिलकर बनी हुई है। दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन। ये प्लेट्स जो है कंटिन्यू मोशन में होती हैं, हमेशा मोशन में रहती हैं, चलती रहती हैं, हिलती रहती हैं, एक तरह से मूवमेंट करती रहती हैं, हम हिलना तो नहीं कहेंगे। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन। क्या होता है, जब हम मूवमेंट करती रहती हैं तो आपस में कुछ लेयर होती हैं, जो दो लेयर होती हैं आपस में कोलैप्स हो जाती हैं, आपस में भिड़ जाती हैं एक दूसरे के साथ में, आपस में मर्ज हो जाती है, कोलाइजन हो जाता है उनका आपस में। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, ये फिगर में कोलाइडिंग दिखाई है दो प्लेट्स का, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं इसमें। दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट। उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंस होता है। इट इज दिस डिस्टर्बेंस डेट शो अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ की जो सरफेस है उस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। देखिए इसमें क्या है, ये दो लेयर है, आप देख रहे हैं ग्रे वाली जो पोर्शन है, ग्रे वाला, ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है बीच वाला ये और इस वाली लेयर का आपस में मर्ज हो गया है, दोनों ही आपस में कोलाइड हो गई, आपस में भिड़ गई हैं, जिसकी वजह से ऊपर नीचे होगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई हैं, आपस में भिड़ने से कोलाइड होगी। तो इसकी वजह से ही उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि हमेशा मूवमेंट में रहती है, तो जब आपस में टकराती है कोलाइड होने की वजह से अर्थक्वेक होता है। एक दूसरा मूवमेंट दिखाया गया है, ब्रशिंग प्ले पास्ट। इसमें पास्ट लिखा है, इसमें क्या है, ये दोनों आपस में स्लाइड हो रही हैं लेफ्ट राइट में, ये दोनों एक दूसरे स्लाइड हो रही हैं, इसमें भी अर्थक्वेक के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट में आपस में टकराव हो रहा है इन दोनों के बीच में, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ प्लेट। इस तरह अर्थ प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है। ऑल्दो वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक, इफ इट इज़ नॉट येट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट अगर। तो इसी प्रकार से क्या है कि हमको ये नहीं सही तरीके से पता चल पाता कि किस टाइम और कहाँ पे अर्थक्वेक कितना आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा मोशन में रहती हैं, तो कब ये आपस में टकरा रही हैं, कब कोलैप्स हो रही हैं, कब इनकी प्लेट्स आपस में भिड़ रही हैं एक दूसरे से, ये नहीं पता चल पाता। आई रीड समवेयर दैट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन कुड आल्सो बी कॉज ट्रिमर्स। उसने पढ़ा कि जो अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन किया जाता है उसकी वजह से भी अर्थक्वेक्स आते हैं। यानी समटाइम्स क्या होता है कि ज़मीन के अंदर कुछ ब्लास्ट किए जाते हैं, जो टेस्टिंग भी होती है, ठीक है, उससे भी अर्थक्वेक के रीज़न होते हैं। तो क्या पढ़े, इसे पढ़ते हैं, ट्रिमोर्स ऑन द अर्थ कैन आल्सो बी कॉज्ड व्हेन ए वोल्केनो इरप्ट्स। जब वोल्केनो फटते हैं उसमें भी यही रीज़न होता है। और ए मीटोर हिट्स द अर्थ, यानी कोई मीटोर होता है, आपने पढ़ा था मीटोर, अगर वो अर्थ पे आके हिट करेगा उससे भी चांसेस है कि अर्थक्वेक आए या प्लेट्स आपस में अट्रैक्ट हो या उनमें डिस्टर्बेंस हो। एंड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरिड आउट, या कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाए अंडरग्राउंड, यानी अर्थ के अंदर, अर्थ के क्रस्ट के अंदर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का टेस्ट हो रहा है, उसकी वजह से भी अर्थ के क्रस्ट में डिस्टर्बेंस होता है, प्लेट्स में डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक के चांसेस होते हैं। हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ्स प्लेट्स। लेकिन ज़्यादातर जितने भी अर्थक्वेक्स होते हैं वे अर्थ की प्लेट के मूवमेंट्स की वजह से ही होते हैं, कि अर्थ की जो प्लेट्स हैं वे मूवमेंट करती रहती है, जब वे आपस में कोलाइड होते हैं उसकी वजह से ज़्यादातर अर्थक्वेक्स आते हैं। मेनली रीज़न यही होता है, ज़्यादातर यही रीज़न पाया जाता है। रीजन्स और भी हैं जो भी बताए हैं, एक्सप्लोजन वगैरह होना। सिंस अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट,
जैसे कि हमने बताया कि अर्थक्वेक जो होता है प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होता है। द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अगर। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे अर्थ प्लेट्स जो है उनकी वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट है, ठीक है ना। कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि डेंजर जोन के अंदर आते हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक आने की ज़्यादा आशंका है, जो वीक जोन्स हैं। द वीक जोन आर आल्सो नोन एज सेस्मिक और फॉल्ट जोन। जो ऐसी जोन है, जो ऐसे एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो प्लेट्स हैं वो ज़्यादा वीक्स हैं या वो ज़्यादा मूवमेंट होने के कारण वहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है। तो उन जगहों में क्या बोलते हैं, सेस्मिक और फॉल्ट जोन्स बोलते हैं। इन इंडिया द एरिया मोस्ट थ्रेटन्ड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल नॉर्थ ईस्ट, रण ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द इंडिगो जेनेटिक प्लेन। ये कुछ नाम दिए हैं जगह के जहाँ जहाँ पर चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आने के, जो कि फॉल्ट जोन और सेस्मिक के नाम से जाने जाते हैं। ये सब नाम दिए हैं, ठीक है। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया, कुछ एरिया साउथ इंडिया के आल्सो फॉल इन द डेंजर, और साउथ इंडिया के कुछ एरिया भी डेंजर जोन के अंदर आते हैं, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ इंडियन अर्थक्वेक, अर्थ प्लेट्स, ये मूवमेंट्स दिखाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हिमालयाज दिखाए हैं, यहाँ पे गंगास प्लेन दिखाए हैं, इंडियन ओशन ये रहा हमारा जहाँ पे सुनामी आई थी, ठीक है। अब द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन स्केल कॉल्ड रिएक्टर स्केल। जो अर्थक्वेक की पावर है वो मेजर की जाती है रिएक्टर स्केल में। जैसे कि हम अपना कोई भी वेट मेजर करते हैं केजी में, से रिएक्टर स्केल पे इसकी एक अलग रीडिंग होती है जिसपे इसको मेजर किया जाता है कितनी रिएक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है, उसको भी रीड आउट किया जाता है। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिएक्टर स्केल। यानी जो डेंजरस या जो हार्मफुल अर्थक्वेक आते हैं उनका जो रीडिंग होती है मोस्टली 7 से अबव होती है, यानी उनका रिएक्टर स्केल 7 से ज़्यादा। अगर 7 से ज़्यादा है तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है बिल्डिंग्स वगैरह गिरने के। वो एक क्रिटिकल है अगर 7 तक उसकी रीडिंग आती है। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5। यानी जो भुज में और कश्मीर में अर्थक्वेक आया था उनका जो मैग्नीट्यूड था वो 7 से ज़्यादा था, जो कि 7.5 था। यानी 7.5 वैल्यू तक का वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, उसको जो मेजर किया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दीज आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। जो कि ये जो सिस्मोग्राफ है हमारा, ये क्या करता है, हमारी उन वेव्स को रिकॉर्ड करता है। जब अर्थक्वेक आता है उन वेव्स को रिकॉर्ड करता है, एक इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है ना। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रोड और अ पेंडुलम। जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसमें कुछ नहीं होता, एक वाइब्रेटिंग रोड होती है, ये एक पेंडुलम दिखाया गया है, पेंडुलम बॉब होता है इसमें। विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रिमर्स अकर। ये स्टार्ट हो जाता है जब किसी तरह का अर्थक्वेक आता है तो ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो जाता है, यानी वाइब्रेट करता है, तो उस वाइब्रेट के अकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड करता है। अ पेन इज अटैच टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। जो पेन है वो वाइब्रेटिंग सिस्टम से अटैच होता है। यहाँ पे पेन लिखा है, यहाँ पे एक पेन है, ये पेन अटैच है। द पेन रिकॉर्ड द सेस्मिक वेव्स ऑन द पेपर। पेन क्या करता है, सेस्मिक वेव्स को पेपर पे रिकॉर्ड कर देता है मूवमेंट के अकॉर्डिंग। बाय स्टडिंग दिस वेव साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ अर्थक्वेक। इसके अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट होते हैं वे एक कंप्लीट मैप बना सकते हैं अर्थक्वेक का, कि अर्थक्वेक की कितनी रीडिंग तक कैसे कैसे आया है, क्या उसका स्केल रहा है, एज शोन इन फिगर में दिखा गया। दे कैन आल्सो एस्टिमेट इट्स पावर टू कोज डिस्ट्रक्शन। इसी मैप के अकॉर्डिंग में उसकी डिस्ट्रक्शन पावर का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक कितनी पावर का था, वो कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कितना नुकसान कर सकता है, ठीक है ना। उससे हम यहाँ से पता लगाते हैं। ऐसे हमने वहाँ पे 7.5 रिकॉर्ड किया था भुज और कश्मीर में, ठीक है। देखिए इनसाइड ऑफ अर्थ यहाँ पे होता है ये, और ये वाइब्रेशन होते होते बाहर तक अर्थ क्रस्ट तक आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग्स वगैरह जो है गिर जाती है। सेस्मिक वेव्स, ये आपको गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, वेव्स निकली हुई हैं गोल गोल, ध्यान से देखिए इसमें दिखाई दे, ये वेव्स ऐसे वाइब्रेट करती हुई बाहर निकल जाती हैं, अर्थ की सरफेस पे आ जाती हैं, इसको सेस्मिक वेव्स कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक के अगेंस्ट क्या क्या प्रोटेक्शन ली जा सकती है, या से हम क्या क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं, वी नो from the earlier pages that earthquake cannot be predicted. We have also seen that they can be highly destructive.
इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ ऑल द टाइम। जैसे कि हमें जाना है अर्थक्वेक जो है उससे उसको हम रोक तो नहीं सकते, ना उसके बारे में कोई पता चल सकता है वो कब और कहाँ किस वक्त आए। तो हम कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ प्रिकॉशन जरूर रख सकते हैं जो कि बहुत ही नेसेसरी हैं। ठीक है ना। पीपल लिविंग इन सेस्मिक जोन, जो पीपल सेस्मिक जोन में रहते हैं, वेयर द अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर, वहाँ पे जो अर्थक्वेक है वो बहुत ज़्यादातर आने के चांसेस होते हैं। हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड, वे इस चीज़ के लिए बहुत ही प्रिपेयर रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग इन दीज जोन्स शुड बी डिजाइन डेट दे कैन विदस्टैंड मेजर ट्रिमर्स, जो वहाँ पे जो उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वे अपनी बिल्डिंग कुछ इस तरह की बना सकते हैं या बनाते हैं, या उनकी बिल्डिंग का डिज़ाइन कुछ इस तरह का होता है कि वे एक तरह से जो हमारा अर्थक्वेक है उसको झेल सके, कुछ समय तक उसको एब्जॉर्व कर सके। ठीक है, अर्थक्वेक में खड़ी रहे, उन बिल्डिंग में कोई इफेक्ट ना हो, इस तरह से उनका डिज़ाइन किया जाता है। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल, जो आज के समय बिल्डिंग बनाई जाती हैं वे इस चीज़ को पॉसिबल कर सकती हैं, जो कि अर्थक्वेक से बचाव में पॉसिबल है। ठीक है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी अकॉर्डिंग ऐसी बिल्डिंग बना सकते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल है सो इट क्विक सेफ, ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जाती है जो कि अर्थक्वेक से हमको सेव कर सकती है। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, जो इंजीनियर्स होते हैं क्वालिफाइड में इस चीज़ को बनाते हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स बनाते हैं, इस तरह के डिज़ाइन बनाते हैं जो कि इस चीज़ को मतलब इस चीज़ से अर्थक्वेक के दौरान भी खड़ी रह सकती है, बिल्डिंग्स में जल्दी से नहीं गिरती, कहते हैं भूकंपरोधी बिल्डिंग होती है एक तरीके से में। ठीक है, उनका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से ही बनाया जाता है। इन हाईली सेस्मिक एरियाज द यूज़ ऑफ मड और टिम्बर इज़ बेटर देन यूज़ ऑफ हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्या होता है कि जो सेस्मिक एरियाज होते हैं वहाँ पे जो बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो मड या टिम्बर यूज़ किया जाता है, यानी कच्ची मिट्टी वगैरह टाइप की कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ही वेट में हल्का होता है और ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता अगर वो गिरता भी है तो। कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल, जो छतें होती हैं उनको हल्के से हल्की रखा जाता है, ज़्यादा हैवी छतें नहीं बनाई जाती। जो रूफ होती है हमारी उनको बहुत ही लाइट बनाया जाता है, हल्की बनाया जाता है। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल द डैमेज विल नॉट बी हैवी, अगर किसी प्रकार में गिरती जाती हैं अर्थक्वेक के अंदर तो ज़्यादा डैमेज ना हो। इट इज़ बेटर इफ़ द कपबोर्ड्स एंड स्लीव्स आर फिक्स्ड टू द वॉल सो डेट दे डू नॉट फॉल इजली, जो कवर्ड लगाए जाते हैं वॉल्स पर वे इस तरह लगाए जाते हैं कि वे जल्दी से गिरे ना, उनको अच्छे से स्टिक किया जाता है। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक फोटो फ्रेम वाटर हीटर्स एक्सेट्रा, जो हम अपने घर में फोटो फ्रेम्स या वाटर हीटर्स लगाते हैं वे लोग उसको बहुत केयरफुली लगाते हैं कि अगर हमें गिरे भी तो उनका इफेक्ट हमारे ऊपर ना हो, ऐसी लोकेशन पे अपने घर में उनको हैंग आउट करते हैं। ठीक है, सो डैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन द पीपल, तो जब ये अर्थक्वेक आता है उस समय में किसी पीपल के ऊपर ना गिरे, उनको ऐसी लोकेशन पे अपने घर में हैंग आउट करते हैं, क्लॉक्स वगैरह या वाटर हीटर्स को ऐसे लगाते हैं। सीन सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक, कुछ बिल्डिंग्स क्या होती है अर्थक्वेक के दौरान आग भी पकड़ लेती है, जैसे हमारे घर में कुछ कहीं पे हम आग का काम कर रहे हैं, कुछ जला रहे हैं, तो उस समय में क्या करती है उनमें पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। इट इज़ नेसेसरी डेट और बिल्डिंग स्पेशली टॉल बिल्डिंग है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर, तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर क्या किया जाता है कि अर्थक्वेक के दौरान चीज़ें इधर उधर सरकेंगी, तो उसके समय अगर हम कुछ कुकिंग वर्क कर रहे हैं तो आग भी लग सकती है, तो उस समय ऐसे सिचुएशन में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होते हैं, चाहे वो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर हो या वाटर पाइप हो या कुछ और अदर मटेरियल हो, वो हमेशा वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, यानी चलता होना चाहिए, ऐसा ना हो जरूरत पड़ने पर वो काम ही ना करे। ठीक है, द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्वेक रेजिस्ट हाउस, जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रुड़की में है उसने डेवलप किया है कि अर्थक्वेक रेसिस्ट, यानी अर्थक्वेक को होल्ड करने के रेजिस्ट करने के लिए, उसको झेलने के लिए हाउस कैसे बनाए जाने चाहिए उसके बारे में रिसर्च कर रहा है। इन दिस इवेंट डेट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक टॉक द फ्लोइंग स्टेप प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अगर ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर कहीं अर्थक्वेक होता है या आप अर्थक्वेक का सामना करना पड़ जाता है तो आपको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था लाइटनिंग हो रही है तो हमें क्या स्टेप लेने चाहिए, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि अर्थक्वेक हो रहा है कहीं पे आप कहीं पर भी और आप वहाँ पर हो तो आपको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं इफ़ यू आर एट होम, सपोज आप घर में हो और अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, आपको फील हुआ कि आपकी बेंच वगैरह कुछ ही बेंचेस हिल रही है, जब अर्थक्वेक होता है तो हमें क्या फील होता है, हमें कैसे पता लगता है, जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं ना हिलने लगती हैं,
हिलने लगती है बिना किसी रीज़न के, अपने आप हिलने लगेगी। आप नोटिस करें, आप बेंच पे बैठे हैं तो आपके पास पास में कुछ ग्लास रखा है या पेन वैन रखे हुए, हिलेंगे, आप में भी हिलावट महसूस होगी, आप कंपन महसूस करेंगे, छत का पंखा हिलते दिखाई देगा। ये सब एक तरह से क्या बोलते हैं सिम्टम्स होते हैं, या हम कह सकते हैं इंडिकेशन होता है कि हाँ अर्थक्वेक आ रहा है, इससे पता लग जाता है। तो क्या करना है अगर आप घर में हो और अर्थक्वेक आ रहा है? टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे देयर स्टिल द शेकिंग स्टॉप। अब क्या करना है, अपनी जो टेबल है उसके नीचे बैठ जाना है घुस के, क्या जो टेबल है उसके अंदर या उसके नीचे घुस जाना है बैठ के, ठीक है, जब तक हिलावट बंद हो, जब तक शेकिंग बंद हो, जब तक वो जो अर्थक्वेक आ रहा है तब तक वो बंद हो, आपको अपनी मेज या टेबल के नीचे बैठ जाना है। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट डेट में फॉलो ऑन यू। जो लंबी और हैवी ऑब्जेक्ट है आपके आसपास उनसे दूर हट जाना चाहिए, उनके आसपास खड़े ना रहें। इफ़ यू आर इन बेड, अगर आप बेड पे हो, डो नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद ए पिलो। सपोज आप बेड पे लेटे हुए और अर्थक्वेक आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपना सर यानी जो हेड है उसको बचाना है पिलो से, पिलो से उसको कवर कर लेना, अपना हेड के ऊपर पिलो रख के ऐसे लेटे रहना है, ठीक है। ये पॉइंट तो मेरे को ज़्यादा ठीक नहीं लगा, तो बेटर ये होगा कि आप सही जगह पे पहुंच जाएं जल्द से जल्द, क्योंकि बेड पे लेटे रहेगा तो छत पे कुछ भी गिरने का चांसेस है। बट अगर ऐसी कंडीशन है तो आप सबसे पहले प्रोटेक्ट ये करिए, क्योंकि उस समय ध्यान नहीं आता हमें क्या करना है क्या नहीं। बट कुछ पॉइंट्स है जो बताए गए हैं ध्यान रखने के लिए, आप अपना सर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो हेड है वो बहुत ही सेंसिटिव या कह सकते हैं हम बहुत ही नाजुक हिस्सा है। अगर उस पर किसी भी तरह की चोट आती है तो हमारे पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। तो इसलिए कहा गया है कि आप अपने हेड को पिलो से प्रोटेक्ट कर लें। इफ़ यू आर आउटडोर, सपोज आप अब घर से बाहर है, उस समय तो आप घर के अंदर थे, अर्थक्वेक आ रहा था, अब आप घर से बाहर है और अर्थक्वेक आ गया तो आपको क्या करना चाहिए? फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स। आपको एक क्लियर जगह ढूंढनी है जो बिल्डिंग से दूर हो, उसके आसपास बिल्डिंग ना हो। ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइंस ड्रॉप टू द ग्राउंड। तो एक तो बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए आपके आसपास, ऐसी जगह ढूंढनी है जल्द से जल्द। ट्रीज नहीं होने चाहिए, पेड़ नहीं होने चाहिए, और आपके पास ओवरहेड पावर लाइन जो यानी ऊपर बिजली के तार जा रहे होते हैं वे भी आपके आसपास नहीं होने चाहिए। आपको ऐसी जगह देखनी चाहिए जब अर्थक्वेक आ रहा हो और आप घर से बाहर हो, आपको ऐसी जगह पे जाके खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है, जिसके आसपास बिल्डिंग ना हो, पेड़ ना हो, कोई बिजली के ऊपर से वायर ना जा रहा हो, ठीक है, क्योंकि उस समय अगर ये गिरेंगे तो ये आपके ऊपर गिरेंगे और ये आपको इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर इन कार, अगर आप कार और बस में हो, डो नॉट कम आउट। अगर आप कार या बस में हो तो आप कार बस से बाहर ना आए अगर अर्थक्वेक आ रहा है। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली। आप ड्राइवर से कहें किस धीरे धीरे चलाए और किसी क्लियर स्पॉट पे जाके रोक दे। डो नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर स्टॉप। ट्रिमर स्टॉप, जब तक वो रुक ना जाए, किसी भी तरह का भूकंप जो भी आ रहा है जब तक वो रुक ना जाए आप कार या बस से बाहर ना आए, आप उसको क्लियर स्पॉट पे जाके रुकवा दे। उसको बोले कि किसी साफ जगह पे जहाँ क्लियर हो, जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह हो, वहाँ पे इसको जाके पार्क कर दे, स्लोली कर दे। तो बच्चों इस चैप्टर हमने ये पढ़ा अर्थक्वेक के बारे में, लाइटनिंग के बारे में, थंडरस्टॉर्म के बारे में। ये सब नेचुरल फिनोमिना थे, कैसे कैसे होता है, कैसे अर्थक्वेक आता है, कहाँ आता है, कैसे कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में, हमारे पूरे चैप्टर में यही था, ठीक है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने बाकी वीडियोज़ भी बना दी हैं क्लास 8 की साइंस NCERT की, चैनल पे आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, सभी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, ओके।